नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ का इतिहास में पढ़ लिया था हमने गुहिल वंश के स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल या गुहादित्य द्वारा। उसके बाद में हमने पढ़ा बप्पा रावल को। बप्पा रावल के बाद में हमने पढ़ा शक्ति कुमार अल्लट या आलू रावल को। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बहुत ही वीर और पराक्रमी शासक जेत्र सिंह को। जेत्र सिंह का कार्यकाल था 1213 से 1253। एक महान शासक थे। दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज पुस्तक में जेत्र सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ही महान शासक थे कि इनके काल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1242 से 43 में जेत्र सिंह की गुजरात के शासक त्रिभुवनपाल के साथ युद्ध होता है, जिसमें वीर धवल के मंत्री होते वस्तुपाल और तेजपाल वो संधि करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संधि करने से इनकार कर देते हैं, जो इनकी शक्ति का प्रदर्शन करता है कि ये संधि इन्होंने संधि नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि संधि कौन नहीं करना चाहता। जो पावरफुल होता है, जो कमजोर होता है, वो तो संधि करने के लिए प्रस्ताव भेजता है, लेकिन इन्होंने संधि करने से मना कर दिया। इससे पहले 1222 से 1229 के मध्य एक युद्ध होता है, वो है भूतेला या भूताला का युद्ध, जो किन किन के मध्य होता है। जेत्र सिंह और जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं उस समय अमीर इल्तुतमिश, इन दोनों के मध्य होता है, और इसमें जेत्र सिंह विजित होता है। अब आप सोच सकते हो कि ये कितने शक्तिशाली राजा थे कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश भी इनसे पराजय होकर गए, लेकिन वो पराजित तो हो जाते हैं, लेकिन वो जाते जाते देखते हैं कि इनकी जो राजधानी थी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम आप सब जानते हैं कि उस समय नागदा थी, तो वो जाते जाते नागदा को नष्ट कर जाता है, अर्थात जला जाता है, कुछ भी कर जाता है, लेकिन नागदा को नष्ट कर जाता है। तो फिर इनको राजधानी चित्तौड़ को बनाना पड़ता है। इल्तुतमिश हार जाता है, लेकिन नागदा को नष्ट कर गया, इसलिए राजधानी चित्तौड़ बनाई। इस युद्ध की जानकारी हमीर मदमर्दन ग्रंथ से प्राप्त होती है। अब हमीर मदमर्दन ग्रंथ का संबंध किनसे है? राणा जेत्र सिंह से। इनका संबंध महाराणा हमीर या हमीरदेव चौहान से नहीं है, इनका संबंध है जेत्र सिंह से। ठीक है। फरिश्ता के अनुसार 1248 में दिल्ली के सुल्तान महमूद नासिरुद्दीन महमूद ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन ये भी परास्त हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि ये तो वो बात हो गई, आया फिर गया, आया फिर गया। मतलब दिल्ली के सुल्तान आते थे, हारते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर हारते थे, फिर जाते थे। तो इतने प्रतापी शासक थे। गौरी शंकर ओझा ने जेत्र सिंह को रण रसिक कहा। रसिक कहते हैं अपने प्रेमी को, यानी रण का प्रेमी, यानी युद्ध का प्रेमी था कौन? हमारे जेत्र सिंह। इतने महान शासक थे। अब इनके बाद में अगर हम बात करें तो रावल तेज सिंह आते हैं, जिनका कार्यकाल 1253 से 1273 ईस्वी होता है, या इसका कार्यकाल 1252 से 1267 भी माना जाता है। अब इनके समय बलबन, जो दिल्ली के सुल्तान थे, बलबन, उनका चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाते। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे राजपूताना या राजस्थान का इतिहास कितना गौरवमय रहा है कि दिल्ली के सुल्तान जो पूरे भारत पर राज किया करते थे, वो भी चित्तौड़ को नहीं परास्त कर पा रहे थे। आगे चलते हैं। तेज सिंह ने इसी के बाद परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। वे देखो कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। 1260 में कमल चंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ को चित्र किया। महाराणा तेज सिंह के समय कौन था? कमल चंद्र नामक एक चित्रकार था, जिसने 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेना। इस ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कब किया? 1260 में। किसके द्वारा? कमल चंद्र द्वारा। कौन सा ग्रंथ? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया। अब इनकी रानी थी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसकी पत्नी थी? तेज सिंह जेतल। तेज सिंह जेतल, ये याद करना। जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया।
और तेज सिंह द्वारा चालुक्य शासक बीसल देव को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की गई? उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। कौन सी? उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप धारण की गई। किसको हराकर? बीसल देव को हराकर। इनके बाद आते हैं समर सिंह। ये समर सिंह होते हैं 1273 से 1202 ईस्वी तक। इनके दो पुत्र थे, पहला रतन सिंह और दूसरा कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण होता है वो नेपाल चला जाता है और वहां पर जाके राणाशाही वंश की स्थापना करता है। जो नेपाल में जो हिंदू राजा शासन करते थे आजादी तक, वो हमारे मेवाड़ के ही वंशज है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी बात है। इनके दो पुत्र थे, पहला तो रतन सिंह। तो कुंभकर्ण नेपाल चला गया और रतन सिंह थे वो यहाँ पर शासन करते हैं। और ये गुहिल जो वंश था, रावल शाखा थी, उसके अंतिम शासक हैं। इनके बाद सिसोदिया वंश शासन करेगा। इनके समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। इनके समय? रतन सिंह के समय। तो उससे पहले हम समर सिंह की बात कर लेते हैं। समर सिंह ने चित्तौड़ पर रणथंभौर के हमीरदेव चौहान ने आक्रमण कर यहाँ से खिराज वसूला। कि समर सिंह के समय मेवाड़ के महाराणा पर आक्रमण किया। किसने? कि जहाँ दिल्ली के सुल्तान इनको परास्त नहीं कर पा रहे थे, वहां हमीरदेव चौहान जो एक महान शासक थे, वे आते हैं यहाँ पर आक्रमण करते हैं। तो समर सिंह उन्हें कर देता है, यानी उनको कर देना पड़ता है। किसको? हमीरदेव चौहान को। समर सिंह की सेनापति निम्बा ने गुजरात आक्रमण के लिए जाते समय अलाउद्दीन की सेना से कर वसूला। फिर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने मंगोलों को भी परास्त कर दिया था, उनकी सेना से कर वसूलते हैं। कौन? समर सिंह या समर सिंह के सेनापति निम्बा। ठीक है। इनके दरबार में कुछ विद्वान थे, उनके नाम थे रतन प्रभ सूरी, पार्श्व चंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा और शुभचंद्र। और शिल्पी थे पद्म सिंह, केएल सिंह, केलन और करम सिंह। तो याद करने की चीजें हैं कि इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? रतन प्रभ सूरी, पार्श्व चंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा और शुभचंद्र। जैसे अगर शिल्पियों की पूछे तो पद्म सिंह, केएल सिंह, केलन और करम सिंह। ठीक है। इसके बाद चलते हैं। अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर जीव हिंसा बंद करवा दी। एक जैन विद्वान थे अमित सिंह सूरी, उनसे ये प्रभावित थे। कौन? महाराणा समर सिंह। और इन्होंने जीव हिंसा बंद करवा दी, अर्थात जो राज्य में शिकार या फिर जीवों को मारना होता था ना, वो सब बंद करवा दिया। इनके बाद आते हैं रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा के अंतिम शासक होते हैं। ये भी एक महान शासक थे। इनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। प्रमुख घटना, तो इनके समय की प्रमुख घटना क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। कब करता है? 28 जनवरी 1303 को वो आक्रमण करता है तथा 26 अगस्त 1303 को जीत लेता है। अब आक्रमण के कारण क्या थे? तो चित्तौड़ का सामरिक और भौगोलिक महत्व। सामरिक का मतलब होता है युद्ध के लिए। जब ये जाते थे, जैसे सोमनाथ को लूटने जाते थे या गुजरात आक्रमण करते थे, मालवा आक्रमण करते थे, या फिर दक्षिण में अभियान के लिए जाते थे, तो रास्ते में कौन सा किला पड़ता था? चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़ का किला पड़ता था और वहीं होकर ये जाते थे। तो ये इसका सामरिक और भौगोलिक महत्व था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है बहुत ही इच्छा रखने वाला, ज्यादा से ज्यादा की इच्छा रखने वाला। और साम्राज्यवादी होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला। यानी कि अगर उसने चित्तौड़ को जीत लिया तो फिर वो रणथंभौर को भी जीतेगा, मालवा विजय करेगा, दक्षिण विजय करेगा, यानी उसके साम्राज्य का विस्तार होता जाना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये जो कारण है इसको सर्वाधिक इतिहासकार मानते हैं कि ये कारण था। तो कारण ये होता है कि एक तोता होता है, वो जाता है अलाउद्दीन की रानियों के पास, तोता नहीं सॉरी, इसके पास जाता है। मेवाड़ से एक भगोड़ा तांत्रिक होता है, यानी यहाँ से वो भाग कर जाता है कहाँ? अलाउद्दीन के पास। और अलाउद्दीन से जाकर बोलता है कि जो राणा रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मिनी, वो बहुत ही अपूर्व सुंदरी है, बहुत ही सुंदर रानी है। और वो इस प्रकार वो
इतना बखान करता है रानी पद्मिनी का कि अलाउद्दीन आक्रमण करने पर मजबूर हो जाता है। अब इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ, जो अवधी भाषा में है तथा 1510 ईस्वी में लिखा गया। यानी जो युद्ध हुआ उसके बहुत समय बाद, लगभग 200-300 साल लिखी गई। तो पद्मावत ग्रंथ है किसका, मलिक मोहम्मद जायसी का। दूसरा है अमीर खुसरो का खजाइन उल फतह है। ठीक है। अब 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका होता है। साका आप जानते हो, संभर मरा जाते हैं। रतन सिंह व गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया होता है। यानी पुरुष जब केसरिया साफा बांधकर युद्ध में जाते हैं तथा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, केसरिया। ये साका में 2 पार्ट होते हैं, पहला केसरिया तथा दूसरा जोहर। अब तो जोहर क्या होता है तो अगली लाइन में है। तथा जोहर पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जोहर किया। अब जो आक्रांता होते थे वो आक्रमण करते थे, धन लूटते थे, साथ ही स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए एक व्यवस्था थी कि सभी स्त्रियां मिलकर आपस में, एक अग्निकुंड होता था बहुत ही विशाल सा, उस विशाल अग्निकुंड में लकड़ियां जलाकर जब देखती थी अगर विजित होते हैं राजपूत तो ठीक है, और अगर हारते हैं तो वो देखती है तथा उसके बाद सभी महिलाएं मिलकर उसमें कूद कर जान दे देती है तथा जोहर कर लेती थी। इस प्रकार रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जोहर किया तथा सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। कत्लेआम क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी जीतता है, वो आता है तो ना तो उसको रानी पद्मिनी मिलती है, ना कोई अन्य स्त्रियां जिनके साथ वो दुर्व्यवहार कर सके, और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है तथा सभी लोगों को मारने का आदेश देता है। यानी जो दिखे आदमी, लेडीज या फिर बच्चे, सबको मारो। इस प्रकार 30,000 हिंदू लोगों का उसने कत्लेआम करवा दिया और चित्तौड़ को जीत जाता है। और जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त करता है और चित्तौड़ किले का नाम क्या करवा देता है, खिजराबाद नाम रख देता है। तो अलाउद्दीन की एक खास बात थी, वो जिस भी किले को नाम जीतता था उसका नाम चेंज कर देता। जैसे जालोर को जीतता है जलालाबाद कर देता है, और इसको चित्तौड़ को जीतता है खिजराबाद कर देता है। वैसे ही वह दुर्गों के नामों को परिवर्तित कर देता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बेडज और गंभीरी नदियों के मध्य पड़ाव डाला। बेडज और गंभीरी नदियों के पास ही चित्तौड़ किला स्थित है और बेडज और गंभीरी नदियों के पास ही उसने पड़ाव डाला। और अलाउद्दीन खिलजी 1310 ईस्वी में चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनवाता है जिस पर सुल्तान को, यानी खुद को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक और उस समय का सूर्य कहता है। अब आप सोच सकते हो क्या क्या कहते थे, कितनी बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते थे। ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, उस समय का सूर्य कहता है। और सिकंदर सानी कहता है। सिकंदर सानी का मतलब होता है विशु का चरवाहा। बाद में चित्तौड़ को मालदेव, जो मूछाला मालदेव मारवाड़ का होता है, उसको सौंप देता है और वो आगे चला जाता है, यानी दिल्ली चला जाता है। तो ये मूछाला मालदेव कौन था, ये मारवाड़ का था। ये था इसके बाद है पद्मिनी सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी। अब बात आती है कि पद्मिनी कौन थी जो इतनी सुंदर थी। इसके तो पद्मिनी को सिंघल प्रदेश यानी श्रीलंका की राजकुमारी माना जाता है। इनके माता पिता का नाम गंधर्व सेन और चंपावती बताया जाता है, और जो गोरा और बादल थे वो इसके चाचा और भाई थे। अब बात आती है कि पद्मिनी के बारे में एक कहावत आती है, तो कहावत मैं बताता हूँ कि ये बहुत ही अद्वितीय सुंदरी थी। तो जो ये हीरामन तोता होता है वो इसके पास होता है। तो एक बार रतन सिंह की रानी श्रृंगार कर रही थी, तो हमारे तोता साहब जी वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या सुंदर हो, सुंदर तो हमारी रानी पद्मिनी है। अब ये बात थी, तो ये बात उसने रानियों से बोली, तो रानियों को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने ऐसे करते करते ये बात कहाँ पहुंची, महाराणा रतन सिंह के पास पहुंची। तो महाराणा रतन सिंह उसी दिन चले जाते हैं सिंघल प्रदेश यानी श्रीलंका चले जाते हैं, वो प्रस्थान करते हैं। और वहां जाने के बाद वो उसको देखते हैं तथा 10 वर्ष तक, कितने 10 वर्ष तक तपस्या करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए।
तब मेवाड़ से कोई जाता है और वो सिंघल प्रदेश के राजा को बताता है कि यह हमारे राजा रतन सिंह है और ये ऐसे पद्मिनी से विवाह करने के लिए आए हैं। तो फिर वो राजा उनको बुलाता है तथा उनकी पद्मिनी से शादी करता है तथा वो आते हैं। इतना बताया, लेकिन ये सभी कहावतों में अच्छा लगता है या फिर पद्मावत में ऐसा वर्णन किया गया है जो गलत है, क्योंकि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष रहा था और जो पद्मिनी थी ये सिंघल प्रदेश की होने का कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि उस समय इतिहासकारों ने देखा है कि उस समय श्रीलंका में ना तो कोई गंधर्व सेन नाम का कोई राजा था, ना कोई चंपावती नाम की रानी थी। फिर भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखा जाए। राघव चेतन तांत्रिक होता था। ये वो जो तांत्रिक अलाउद्दीन के पास जाकर पद्मिनी के बारे में बताता है या षड्यंत्र रचता है, उस तांत्रिक का नाम होता है राघव चेतन। अब पद्मिनी के कारण आक्रमण हुआ है, ये कौन कौन लोग मानते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत मानती है, अबुल फजल की आईने अकबरी मानती है, मुणोत नैणसी की नैणसीरी ख्यात मानती है, और हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कौन? कर्नल टोड मानते हैं कि पद्मिनी के कारण आक्रमण हुआ। तारीख फरिश्ता मोहम्मद बिन कासिम फरिश्ता की है, जो उसने 1610 ईस्वी में लिखी, ये भी मानती है कि पद्मिनी के कारण ही आक्रमण हुआ। जो अमीर खुसरो है जिसने खजाइन उल फतवा जो ग्रंथ लिखा, उसमें उसने पद्मिनी की तुलना सेबा की महारानी से की। ठीक है, ये गलत है, अबुल फजल ने नहीं की, ये है अमीर खुसरो। अबुल फजल गलत टाइप हो गया है। दशरथ शर्मा ने रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार है वो भी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं, और करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जो अमीर खुसरो था वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ही था और उसने पद्मिनी की तुलना सेबा की महारानी से की है। तो उस समय पद्मिनी की ऐतिहासिकता तो थी, उनके कारण आक्रमण तो हुआ था, ये तो बात फिक्स है। इस प्रकार गोरा बादल जो उसके चाचा और भाई थे, ये बड़े ही वीर थे और इनको अलाउद्दीन ने प्रलोभन देने की कोशिश की थी। वो आता है, आते ही वो जो गेट पे देखता है कि गोरा और बादल खड़े हुए होते हैं, जैसे एक और कहावत है कि वो इसको देखने आता है, और अला रतन सिंह से आते ही वो गोरा बादल को देखता है और उनसे गले मिल के बोलता है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि मेवाड़ के प्रतापी शासक हमें लेने के लिए आए हैं। लेकिन इनका विश्वास नहीं डोलता और ये क्या करते हैं, उनको लेके अंदर जाते हैं और वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पद्मिनी को देखने आया हूँ, मैं आक्रमण करने नहीं आया हूँ। तो बताते हैं कि इसको दर्पण के माध्यम से यानी कांच के माध्यम से थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है, और वो झलक देखने के बाद ये ज़्यादा उतावला हो गया ये तो कि इसने इतनी सुंदर कभी रानी देखी ही नहीं थी, और वह आक्रमण के लिए निश्चित हो जाता है। तो गोरा और बादल इसके भाई और चाचा थे। इनके बारे में गोरा बादल की चौपाई लिखी है, किसने लिखी? हेमरत्न सूरी ने। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चल बाकी सब कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने हितैषी हैं जो पढ़ते हैं उनको भी बताएं, ताकि उनको भी संपूर्ण राजस्थान जीके का फैक्ट टू फैक्ट और विस्तृत अध्ययन जो है हम करवा रहे हैं उसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।